नेटवर्क के प्रॉब्लम से यहाँ पे थोड़ा वॉइस क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। मैं फिर से बताने का कोशिश करूँगा कि रक्त चतुर्दोष नहीं है, ये क्यों ऐसे बताया, और अगर रक्त चतुर्दोष नहीं है तो इसके लिए प्रमाण क्या है। इसके बारे में पढ़ने के लिए हमको थोड़ा टीका ग्रंथों का अवलोकन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो सर्वांग सुंदर टीकाकार ने स्वयमेव पूर्व पक्ष यानी प्रश्न अपने खुद को पूछकर उस प्रश्न के समाधानार्थ जो प्रमाणतः सिद्ध हो सकता है वह सभी एक्सप्लेनेशन टीका ग्रंथों में देके इस प्रश्न का शंका या इस शंका को दूर किया है। तो हम थोड़ा प्रयास करेंगे कि टीका ग्रंथों में इसके बारे में क्या क्या बताया है, यानी रक्त चतुर्थ दोष नहीं है, ये कैसे हमको समझ लेना चाहिए। तो इसके बारे में बताते हुए ग्रंथकारों का अभिप्रेतार्थ अर्थ क्या है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आगे देखेंगे कि टीका ग्रंथों में इसके बारे में क्या बताया। तो यहाँ पे बताते हैं दूषयन्ति इति दोषाः इति तेषाम् एव च अनुगतार्थ संज्ञा प्रवृत्ताः रसाद्यास्तु पारतंत्र्यात् प्रधानः। दोष ये दूषण करने से और स्वतंत्रतः दुष्ट होने के वजह से ये स्वतंत्र है और ये प्रधान है। रसादि स्वतंत्रतः दुष्ट नहीं होते हैं और ये दूसरे दोषों के दुष्टि होने के कारण से ही खुद में दुष्टि पा लेते हैं। तो इसलिए इसको परतंत्र होने के कारण इसको बताया है। तो ये परतंत्र दोष दुष्टि होने के कारण तो रसादि में शायद ऑडिबल है, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत है यहाँ पे। Can anyone put a comment that whether I am audible? Am I audible? Am I audible? Yeah. ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। दोषादि स्वतंत्रतः दुष्ट होने के कारण ये प्रधान है और रसादि ये परतंत्र से यानी दोष दुष्ट होने के वजह से रसादि सभी दुष्ट होते हैं। ये तो ये स्वतंत्रतः तो दुष्ट नहीं हो रहे हैं, ये दोषों के दुष्टि के वजह से रसादि में दुष्टि दिखाई पड़ता है, इसलिए ये परतंत्र होने के कारण ये अप्रधान है। तो रक्त दोषों में से अलग नहीं है, तो ये कैसे प्रधानतः दोष हो सकता है, ये शंका पहले ही उत्पन्न होता है। इसका समाधान इसी वाक्य से हमको मिलता है। तो आगे बताते हैं तेच वातादिभिः दूष्यन्ति इति दोषाः तस्मात् रक्तस्य दुष्यत्वं न दोषत्वं। वातादियों से ही ये रक्त भी दुष्ट होता है, इसलिए रक्त ही दुष्य है, न कि ये दोष है। यद्येवं वातादीनाम् अन्योन्य दूषणात् दुष्यत्वं स्यात् पित्तेन ही श्लेष्मात् दुष्यते इति दृश्यते। अन्योन्य दोषों में अन्योन्य दुष्टि भी देख लिया है, जैसे कि पित्त से वायु का दुष्टि हुआ या वायु से पित्त का दुष्टि हुआ या वात से कफ का दुष्टि हुआ या ऐसे वाइस वर्षा, ऐसे अन्योन्य दुष्टि भी हम देख सकते हैं। ग्रंथों में उसके बारे में वो उल्लेख है। इसको परतंत्र दोष दुष्टि भी कह के एक अधिकरण ही बताया है। तो ऐसे होने के वजह से रक्त ये परतंत्र दृष्टि से भी हो सकता है, तो इसी एक कारण से रक्त दुष्य नहीं है, ऐसे समझना ठीक नहीं होता। तो ऐसे शंका को कैसे दूर करें, इसके बारे में टीकाकार आगे बताते जाते हैं कि उसके लिए एक उदाहरण भी देते हैं। पित्त प्रदानम ही आरभ्य यावत् श्लेष्मत्व रक्त मांसानि प्रदुष्येत। ऐसे उदाहरण देते हैं कि पांडुरोग निदान में बताते हुए पित्त दुष्ट होने के कारण त्वक स्थित कफ है और मांस स्थित कफ है, इन सभी में विकृति उत्पन्न करता है। तो त्वक में पित्त का प्रभाव से कफ का भी दुष्टि हो गया ऐसे दिखता है। तो ये
कफ स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र दृष्टि से भी ये दुष्ट होता है। तो ऐसे ही रक्त भी परतंत्र दोषों के दृष्टि से रक्त में दुष्टि जो पाया जाता है, उसी एक वजह से आप इसको दोष नहीं कह सकते, ऐसे नहीं बता सकते, ऐसे वाक्य या पूर्व पक्ष देते हैं। तो उसको समाधान करने के लिए आगे बहुत उदाहरण देते जाते हैं ग्रंथकार की। ऐसे उदाहरण बहुत जगह पे मिलता है, तो उन सभी उदाहरणों से क्या आप सभी को दोष मानते जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। इसको समाधान करने के लिए जैसे कल बताया, एक घृतदग्ध न्याय से इसके बारे में हमको समाधान लेना चाहिए या उत्तर पाना चाहिए। ये घृतदग्ध न्याय क्या है, तो ये पहले समझ लेना बहुत जरूरी है। घृतदग्ध न्याय ऐसा है, किसी शरीर के अवयव पे अगर गरम घृत या गरम घी पड़ने के वजह से वहां पे दग्ध व्रण होता है या त्वक दग्ध हो जाता है, त्वक में तप्त घृत से उसके प्रभाव से विकृति पा लेता है, तो हम क्या बोलते हैं? गरम घृत पड़ने के वजह से या घृत के वजह से यहाँ पे दग्ध हुआ। क्या ये घृत समर्थ है कि उसमें विकृति पाले या त्वक में विकृति दे दे? नहीं, घृत तो समर्थ नहीं है। जैसे घृत के अंदर जो उष्ण गुण है, क्योंकि घृत को तप्त किया था, उस तापन क्रिया से जो उष्णता घृत में बढ़ गया था, उस औष्ण्य से त्वचा में दग्ध उत्पन्न हुआ है, न कि घृत से। वैसे तो घृत दग्ध व्रण के चिकित्सा में औषधार्थ भी प्रयोग किया है, तो क्या ये घृत त्वचा दग्धादि लक्षण उत्पन्न कर सकता है? नहीं। तो घृत के अंदर जो उष्णता था, तो गर्म करने के वजह से जो उष्णता बढ़ गया था, उस बढ़े हुए उष्ण से या गर्मी से, अग्नि महाभूत से या अग्नि तत्व से त्वचा में दग्ध उत्पन्न हुआ था। तो ऐसे ही रक्तादि से भी जो जो दुष्टियां देख लिया है, विसर्प है, प्लीह वृद्धि है, तो उसके कारण भी है, उसके लक्षण भी है, और उसके चिकित्सा शराव्याधा इत्यादि चिकित्सा भी बताया है। तो इन सभी के कारण से क्या रक्त दोष नहीं है, ऐसे पूछने से इस घृतदग्ध न्याय का प्रमाण देते हुए ये रक्त दोष नहीं है ऐसे बताया। इसका मतलब ऐसा है कि रक्त जो भी दुष्टि दिखाता है, व्याधियों को उत्पन्न करके दिखाता है, या उसके सिरा व्याधादि चिकित्सा से इसका शमन भी दिखा जाता है, तो ये रक्त के कारण से नहीं, रक्त के अंदर जो दोष है, जो दोष स्थित है, उनके प्रकोप के कारण रक्त के दुष्टि होने के वजह से ये व्याधियां दिखाई पड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले का जो दुष्ट दोष थे उन्हीं में हमको चिकित्सा करना है। तो शरा व्याधादि क्रिया से ऊपर से हमको दिखता है कि रक्त को चिकित्सा कर लिया, नहीं, लेकिन हम इनडायरेक्टली या सूक्ष्म रूप से इसको अगर देख लें तो सिरा व्याधादि क्रिया से जो प्रकोपित स्थानिक दोष था, उस दोष का शमन हम कर रहे हैं, और या उस दोष को निर्हरण किया, शोधन किया, उसको निकाल के बाहर डाल दिया। तो ऐसे रक्तगत दोषों का निर्हरण होने के वजह से ये शमन पा लेता है, या प्राकृत दोषों का आने के वजह से रक्त से जो उत्पन्न व्याधि है उनमें शमन पाया जाता है। इसलिए घृतदग्ध न्याय से रक्त ये चतुर्थ दोष नहीं है, ऐसा उसका समाधान दिया है। और आगे वैज्ञानिक युग होने के कारण जो अच्छा बुभुक्षु होते हैं, ज्ञान के लिए तड़पते रहते हैं, तो उनमें बहुत सारे शंका उत्पन्न होते हैं। वैसे और भी कुछ शंका खुद टीकाकारों ने उत्पन्न करके उसके समाधान भी बताया है। आगे बताते हैं तो पुरुषस्य दोषत्वम उक्तम, पुरुष को भी दोष के जैसे माना है। जैसे कि इसी अध्याय के, इसी ग्रंथ के चिकित्सा स्थान के 18वें अध्याय में बताया है कि न घृतम बहुदोषाय देयम यन्न विरेचनम तेन दोषा ही उपस्तब्धा। हाँ, ऐसे बताया है। तो बहुदोष अवस्था में अगर घृत दिया तो पुरुष जो है, ये विट, ये स्तब्ध हो जाता है, इसका विरेचन नहीं होता। तो ये यहाँ पे ऐसे दिखाई पड़ता है कि पुरुष भी दोष के जैसे ही वर्तन कर रहा है, तो क्या पुरुष दोष नहीं हो सकता? ऐसे भी हम देखते जाते हैं, तो ये पुरुष दोष नहीं है। यहाँ पे जो पुरुष स्थान पे जो वातादि दोष रहते हैं, उनमें होने वाले प्रकोप से या विकृति से यहाँ पे विरेचन नहीं होता, बल्कि ये पुरुष के कारण से नहीं है। तो आगे और भी देते हैं
तथो उदर चिकित्सिते चरकस्य, चरक के उदर चिकित्सा में बताया है। ज्वर चिकित्सिते व अस्य, ज्वर चिकित्सा में भी ऐसे उदाहरण हमको मिलता है। और आगे बताते हैं दोषेण भस्मने वाग्नौ छन्ने अन्नम न विपच्यते तस्मात् आदोष पचना ज्वरितान उपवासये। तो ये ऐसे उदाहरण देते हुए ये बताते हैं अत्र आमस्यापि दोषत्व मुक्तम। तो इस जगह पे जो ज्वरादि उत्पन्न हो रहे हैं, छन्न अन्न है, तो ये आम का कारण है। तो आम भी दोष से जाना जाता है। क्या ये आम दोष नहीं है? नहीं, आम उत्पन्न होने के लिए दोषों के विकृति ही कारण है। तो ये हमको ध्यान में रखते हुए इसका समाधान फिर से देते हैं कि दोष ही कारण है, आम ये दोष होने के लिए कारण नहीं। या आम से जो उत्पन्न व्याधि हो रहे हैं या व्याधियों का उत्पन्न आम के कारण दिखाई पड़ते हैं, ये फिलहाल आम से नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये आम उत्पन्न होने के जो दोषों में विकृति कारण है, उन विकृतियों के कारण से ही व्याधियां उत्पन्न हो रहे हैं, नहीं न तो आम से उत्पन्न हो रहे। इसलिए आम भी दोष नहीं है, ऐसे ही रक्त भी दोष नहीं है। ऐसे उदाहरण देके हमको रक्त के चतुर्थ दोष ये जो विश्लेषण अनेक विद्वानों ने किया है या करते हैं, इसका उत्तर हम देख सकते हैं। आगे बताते हैं विकृता अविकृता देहम घ्नन्ति वर्तयन्ति च। यहाँ पे शब्द पदच्छेद और उसका भावार्थ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे तंत्र युक्तियों का प्रयोग किया है, उद्देश्य तंत्र युक्ति है, गूढ़ार्थ आदि तंत्र युक्ति उपयोग करके यहाँ पे बताया है। विकृता अविकृता देहम, यहाँ पे देह शब्द का प्रयोग क्यों किया है? देह पदमात्र जीवितोपलक्षणार्थम, देह शब्द बताने से जीवित है ऐसे जीवियों में जिनका जीवन चल रहा है, उन्हीं में इसके बारे में बता रहे हैं। विकृता अविकृता देहम घ्नन्ति ते प्रत्यय लगाया है। यहाँ पे ते शब्द का अर्थ है पिछले जो जिसके बारे में विश्लेषण हो रहा था उसके बारे में यहाँ संबोधित कर रहे हैं दोषों को। तो ते प्रत्यय से या ते शब्द से यहाँ पे हमको जान लेना चाहिए विकृता अविकृता देहम घ्नन्ति वात पित्त कफाभ्याम वर्तयन्ति च, ऐसे ज्ञान या इसको समझना चाहिए। तो ये जब वात पित्त कफ देह में जो जीवित लक्षण है, इस देह में अगर विकृत हो गए तो व्याधियों को उत्पन्न करता है या देह को क्षीण करता है, घ्नन्ति यानी क्षीण करता है। या अगर ये प्राकृत है, अविकृत अवस्था में है, तो ये देह को आप्यायन करता है या देह को पोषण करता है, ऐसे समझना चाहिए। ते व्यापिनो अपि हृन्नाभ्यो अधो मध्योर्ध्व संश्रयाः। ते व्यापिनो, ते पुनः संबोधित कर रहे हैं दोषों को। यह दोष वात पित्त कफ व्यापिनो अपि हृन्नाभ्यो अधो मध्योर्ध्व संश्रयाः। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या है? यहाँ जो भी बताते जा रहे हैं ये सभी वातादि दोषों के बारे में बता रहे हैं। वातादि दोष सर्व शरीर व्याप्त है, ये हर एक रोमकूप में प्रत्येक सेल के लेवल पे भी दोषों को हम और उनके कर्म को हम देख सकते हैं। तो ये फिर से हृन्नाभ्यो अध्यो मध्योर्ध्व संश्रय ऐसे स्पेसिफिकली क्यों बताया? तो इसका अर्थ है बल्कि दोष हर देह के सर्वांग में स्थित है, फिर भी प्रधानतः और उनके कर्म से हम उनको प्रधान रूप से इस जगह पे देख सकते हैं। इसलिए यह वाक्य बताते हुए उनके विशेष स्थान बताते जा रहे हैं। तो क्या है? ते व्यापिनोपि हृन्नाभ्यो अधो मध्य ऊर्ध्व संश्रयाः। हृदय और नाभि को सेंटर पॉइंट करके उसके मध्य अवस्था में, अध अवस्था में और ऊर्ध्व अवस्था में कौन कौन से दोष रहते हैं, ऐसे बताते जा रहे हैं। तो ये सूत्र लिखते वक्त जो भी पहले शब्द देते हैं उसको महत्व अधिक रहता है, मध्यम शब्द को मध्यम इंपॉर्टेंस रहता है और अंत शब्द को अंतिम इंपॉर्टेंस रहता है। तो यहाँ पे विथ रेफरेंस रेस्पेक्टिवली ऐसे जो इंग्लिश के संदर्भ में हम इस्तेमाल करते हैं वैसे ही बताते जा रहे हैं कि पहले हृदय नाभि के अध प्रदेश में, बाद में मध्यम अवस्था में और ऊर्ध्व में, ऐसे पहले अधो भाग को बताया, बाद में मध्यम भाग को बताया, उसके बाद ऊर्ध्व भाग को बताया। तो ये अधः, मध्यम और ऊर्ध्व ये संबोधित कर रहे हैं वायु, पित्त और कफ को। तो हृदय और नाभि के अधो भाग में वात है, हृदय और नाभि के मध्यम भाग में पित्त है
हृदय और नाभि के ऊर्ध्व भाग में कफ स्थित है, ऐसे हमको जानना चाहिए। आगे बताते हैं, वयोहो रात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्यादिगाहा क्रमात्। यहाँ पे पदच्छेद करके हमको ज्ञान प्राप्ति कर लेना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। क्या है? वयः अहः रात्रि भुक्तानाम। तो ये 4 शब्द यहाँ पे प्रयोग किया है, और उसके आगे ते यानी वात पित्त कफ अंत मध्य और आदि में क्रमतः प्रस्तुत रहते हैं, ऐसे इनको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है? वय के अंत में यानी जीर्ण अवस्था में, वार्धक्य में, अह यानी दिवस, अहः अंतः, तो अह के अंत यानी दिन के अंत में, रात्रि के अंत में, और भोजन के जीर्ण होने के अंतिम अवस्था में या कटु अवस्था पाक में वायु प्रधानतः मौजूद रहता है। वैसे ही मध्य, इनके मध्य, वायु के वय के मध्य, मध्यम वयस में पित्त रहता है, दिन के मध्यम काल में पित्त रहता है, रात्रि के मध्यम काल में पित्त रहता है, और भुक्त के मध्यम यानी आम्ल अवस्था पाक में, द्वितीय अवस्था पाक में पित्त प्रधानतः मौजूद रहता है। और आदि में यानी प्रथम अवस्था में, वय के प्रथम काल यानी बालावस्था में, अह के पूर्व काल यानी पहले समय पे, और रात्रि के पहले प्रहर पे, और भुक्त के यानी पहले अवस्था पाक में, मधुर अवस्था पाक में कफ का प्रधानता पाया जाता है। तो यहाँ पे दोषों के अवस्था बताते उनका वयस, दिन, रात्रि और आहार के काल पे, इन चारों के उदाहरण को लेकर या दृष्टांत को लेकर दोषों की उपस्थिति के बारे में यहाँ पे विस्तार से बताते जा रहे हैं। तो ये दोष बालावस्था में कफ दोष रहता है, मध्यमावस्था में पित्त रहता है, और अंतावस्था में वायु रहता है। इसको समझते हुए चिकित्सा में इसी का प्रयोग करके औषधों का या व्याधियों के बारे में साध्यासाध्यता लक्षणों को हम जान सकते हैं। जैसे बालावस्था में कफ प्रधान है, इसलिए कफज रोगों की उत्पत्ति ज्यादातर दिखा जाता है, यानी खांसी, ज्वर, अतिसार, छर्दी, ये सभी बालावस्था में अधिकतः दिखता है, क्योंकि यहाँ पे कफ दोष का प्रधानता है, अवस्था भी कफ है और दोष विकृति भी कफ ही है। और उसके बाद मध्यम अवस्था में पित्त के बारे में बताया, तो बालावस्था से मध्यम अवस्था पहुंचने तक कफ का आधा और पित्त का आधा सहमत रहता है, यहाँ पे संयोग रहता है। तो कफ पित्त अवस्था ये बाल और मध्यम अवस्था के बीच में रहता है, जैसे यौवन पीड़िका इत्यादि हम देख सकते हैं। तो उसके आगे मध्यम अवस्था में पैतिक व्याधियां यानी आम्ल पित्त, अजीर्ण ऐसे दिख सकते हैं, और पित्त की प्रधानता होने के नाते जीर्ण क्रिया भी बहुत शक्तिशाली रहता है, तो यहाँ पे आहार मात्रा का सेवन भी अधिक हो जाता है। तो आगे बताते हैं, वय के अंत में यानी वृद्धक्य में वायु का प्रधान अवस्था में रहता है। तो ये वार्धक्य और मध्यम अवस्था के बीच में जो है यहाँ पे संयोग रहता है पित्त और वायु का। तो वायु और पित्त का सहयोग होने से जो भी व्याधियां बीच के वयोमान में पाया जाता है, उसको वायु और पित्त के सहयोग से ही मानकर हमको चिकित्सा में उपयुक्त करना भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत सारे चिकित्सक आयुर्वेद के रीत्या बहुत व्याधियों को चिकित्सा भी करते हुए हम देख सकते हैं। आगे बताते हैं, तैहि भवेत विषमस्तीक्ष्णो मंदश्चाग्नेः समैः समाः। तो पहले दोषों के बारे में विश्लेषण किया, उसके बारे में वे दोष कहाँ कहाँ उपस्थित है इसके बारे में बताया, आगे कौन कौन से अवस्था में इनका प्रबलता रहता है वो भी बताया, और उसके बाद इस दोषों के प्रभाव से देह में क्या क्या व्यत्यास देख सकते हैं इसके बारे में बताते जा रहे हैं। तो वो बताते हैं, तैहि भवेत विषमस्तीक्ष्णो मंदश्चाग्नेः समैः समाः। तैहि पुनः संबोधित कर रहे हैं, दोषों के वजह से ही अग्नि में भी बहुत सारे विमर्शा मिल सकते हैं। तो ये तैहि फिर से वायु से, जो अग्नि वायु के संयोग से विषम होता है, पित्त के संयोग से तीक्ष्ण होता है, और कफ के संयोग से मंद होता है। ऐसे हमको दोषों से अग्नि के बारे में देखना आवश्यक माना जाता है। तो आगे बताते हैं,
वातादयश्च समुदिता एव शरीरजनने समर्थाः इत्यवश्यं सर्वैः एव भवितव्यम्। इह तु यः एकस्य व्यपदेशस्त अत्रोक्त उत्कर्ष द्रष्टव्यः वातोत्कर्षणेन विषमः। वात की प्रबलता होने के वजह से विषम अग्नि दिखाई जाता है, और पित्तोत्कर्षण से तीक्ष्ण अग्नि पाया जाता है, और कफोत्कर्षण से मंदाग्नि पाया जाता है। ये एक एक दोषों की अवस्था से हो गया, तो फिर सभी दोषों के समावस्था होने के वजह से कौन सा अग्नि पाया जाता है? तो आगे बताते हैं, समय ही हन्यात उत्कर्ष वर्जित ही समाह लक्षणाः भेषवा लक्षणाम एषाम अंग विभागे शरीरे वक्षति। ये तीनों दोषों की समानता होने से मध्यम अग्नि ही पाया जाता है, ऐसे बताया है। आगे बताते हैं टीका में, सर्वांग सुंदर टीका के अंत में बताते हैं कि अग्निश्चातुर्विधम उक्त्वा तदाश्रयस्य कोष्ठस्य चतुर्विधम विवक्षुर आहः। ऐसे बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि अग्नि 4 तरह के होने के वजह से कोष्ठ भी 4 तरह ही विभाग किया जाता है। तो ये क्या क्या है? कोष्ठः क्रूरो मृदु मध्यो मध्यः स्यात् तैः समैः अपि। तैः ऐसे संबोधित फिर से वातादि दोषों को करते हुए बताते हैं, कोष्ठ अगर वायु के प्रभाव से वातोत्कर्षण से क्रूर होता है, पित्तोत्कर्षण से ये मृदु होता है, और कफोत्कर्षण से ये मध्यम होता है। और जब ये तीनों दोष समान रहते हैं, उस समदोष के अवस्था से तो यह कोष्ठ मध्यम ही हो जाता है। तो ये कोष्ठ ऐसे मध्यम क्यों होता है? इसके बारे में व्याख्यान सुनना अति आवश्यक है। क्या बताते हैं? चतुर्थ अवस्था यानी चारों दोषों के समान होने के कारण मध्यम कोष्ठ ही क्यों पाया जाता है? तो इसका व्याख्यान ऐसा है कि वायु और पित्त परस्पर विधर्मी है, विरुद्ध है परस्पर धर्म में। तो उनके समस्थिति में जो दारुणता या कठिनता और क्रूरता और मृदुता जो कोष्ठ में लाने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। दोनों के परस्पर होने के कारण से परस्पर विरुद्ध होने के कारण से कोष्ठ में या तो क्रूरता देना है या तो मृदुता देना है। ये दोनों को देने में यह कोष्ठ बहुत कमजोर या दोष बहुत कमजोर पड़ जाता है, और कफ स्थित होने के कारण से ये मध्यम कोष्ठ ही मिल जाता है। ऐसे सम अवस्था में, दोषों के समान अवस्था में केवल कफ ही गुणों से विरुद्ध न होते हुए स्वतंत्र व्यक्त करता है, कर्म को व्यक्त करता है। और वात पित्त ये परस्पर विरुद्ध होने के कारण से ना ही क्रूर कोष्ठ ना ही मृदु कोष्ठ देते हुए कफ के प्रबलता से यह मध्यम कोष्ठ को ही देता है। तो दोषों के समान अवस्था में चतुर्थ कोष्ठ जो है वो मध्यम कोष्ठ रहता है। आगे बताते हैं, शुक्रार्तवैः स्तै जन्मादौ विषेणेव विषकृमिः तैश्च तिस्रः प्रकृतयोः हीन मध्योत्तमाः पृथक् समधातु समस्तासु श्रेष्ठाः निंद्याद्विदोषजाः। ऐसे बताया है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? यहाँ पे दृष्टांत देकर दोषों से उनका प्रभाव जन्म से ही रहता है, ऐसे व्याख्यान उनको देना है, और प्रकृति के बारे में भी बताना है। तो इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है। तो इसको हम टीका के साथ पढ़ेंगे ताकि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा मिलेगा। बताते हैं, तैश्च वातादिभिस्तिस्रः प्रकृतयः पृथक् भवेयुः हीन मध्योत्तमाः प्रकृति ही शरीर स्वरूपम। प्रकृति यहाँ पे जो बता रहे हैं इसको शरीर स्वरूप दिया है, शरीर को ही प्रकृति ऐसा माना है। ऋतो भवम आर्तवम मातुः द्वित्रिबिन्दुकाः अवस्थां शोणितं शुक्रं च आर्तवं च शुक्रार्तवे तत्र तिष्ठन्ति इति शुक्रार्तवस्थाः तैः तथा विधैः जन्मादौ गर्भाधान काले जन्म प्रारंभे गर्भादिवित्यर्थः। तो ये जब विष के कृमि उत्पत्ति होते ही, उसके जन्म प्राप्त करते ही उसमें जो विष गुण है वो समुत्पन्न रहता है, ये स्वभाव से उसमें उत्पन्न काल से ही मौजूद रहता है। वैसे ही शुक्र और आर्तव के उत्पत्ति होते ही यानी गर्भाधान के काल पे वातादि दोष वहां पे मौजूद होते ही उसके प्रभाव से प्रकृति भी निर्भरित होता है।
तो आगे बताते हैं यथा विशेषेण जीवित नाश हेतुना अस्य विषकृमि जन्म प्रकृते स्वभावो दृश्यते तथा एतैः दूषण स्वभावैः अपि प्रमाणाधिकैः दोषैः शुक्रार्थवस्थैः एव जन्मादौ शरीरस्य निष्पत्तिर्भवति। वैसे ही जैसे विषकृमि उत्पन्न काल से ही विष को अपने साथ उत्पत्ति कर लेता है, अपने साथ जन्म लेता है, वैसे ही शुक्र और आर्तव के संयोग से जो गर्भाधान काल पे और एक देह का उत्पत्ति जो हो रहा है, वहां पे वातादियों का प्रभाव जन्मतः पाया जाता है, ऐसे बता रहे हैं। वातोत्कर्षेण हीनाः, वात के प्रबलता से हीन प्रकृति होता है, पित्तोत्कर्षण से मध्यम और कफोत्कर्षण से उत्तम वाला मिलता है। सर्वासु प्रकृतिषु मध्य या समधातु प्रकृति ही, समधातु की प्रकृति से या तीनों दोषों के समान अवस्था से मध्यम प्रकृति मिला जाता है, और ये मध्यम प्रकृति ये श्रेष्ठ है। सा समा श्रेष्ठतमा चतुर्थी समा धातवो यस्याः, धातु शब्दों अत्र दोष पर्यायः, यहाँ पे जो धातु शब्द प्रयोग किया है, इस धातु शब्द से दोष को ही जानना चाहिए। इसके बारे में विशेष व्याख्यान हमको चरक के सूत्रस्थान अध्याय 9 में मिलता है। विकारो ही धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमेव च। यह जो वाक्य 9वें अध्याय यानी खुड्डा के चतुष्पादीय के चरक संहिता की टीका में चक्रपाणी जी ने धातु शब्द से दोष को ही मानना है, इसके बारे में विशेष एक्सप्लेनेशन दिया है, वहां पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो धातु शब्द है ये दोष का ही पर्याय शब्द है। आगे बताते हैं धारणा धातवः इति वचनात् या वातपित्तजा वातश्लेष्मजा पित्तश्लेष्मजा इति मिश्र दोषजाः तिस्रः। ये मिश्र दोष से या संयोग से दो दोषों के संयोग से यहाँ पे हमको 3 प्रकृति अलग से मिलते हैं। और प्रकृतयाः ता निंद्या ग्रहणीयाः, यह जो द्वंद्वज प्रकृति है, 2 दोषों के प्रकृति है, ये निंद्य है। और अनारोग्यत्वात् अनारोग्याः पदत्वात्, यहाँ पे ये अनारोग्य के कारण होने के वजह से इसको निंदा या निंदनीय प्रकृति ऐसे माना जाता है। आगे बताते हैं इसके बारे में, प्रकृति के बारे में जानने के बाद हमको आगे जानना है कि दोषों के गुण क्या है और वही गुण इनमें क्यों समाविष्ट किया है। तो आगे बताते हैं। तो पहले क्रम से वात के बारे में पहले बताया, पित्त के बारे में बाद में बताया और कफ के बारे में अंत में बताया। यह एक्सप्लेनेशन दोष के बारे में या उनके बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए प्रारंभ करके उसके अवस्था में उसके प्रबल काल को बताते हुए उसके प्रभाव अग्नि के ऊपर कैसा होता है, वहां पे भी वात को ही पहले, पित्त को मध्यम और कफ को अंत में बताया, और कोष्ठ के बारे में बताते हुए भी वैसे ही बताया, और प्रकृति के बारे में भी बताते हुए वात को पहले बताया, पित्त को मध्यम में बताया और अंत में कफ के बारे में बताया। तो वैसे ही आगे जाते हुए इंडिविजुअली वातादि दोषों के बारे में विश्लेषण करते हुए तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्मश्चलो अनिलः, ऐसे वात के बारे में लक्षणों को निर्दिष्ट किया है। तो ये क्या बताते हैं, वात के लक्षण तत्र यानी इन 3 दोषों में वात के बारे में यह लक्षण अनिलः तत्र, इन तीनों में अनिल, ये अनिल जो है, अनिल यानी वात वायु जो है, यह रुक्ष लघु शीत खरा सूक्ष्म और चल गुण से प्रधान से दिखाई पड़ता है। इसका मतलब अन्य गुण इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये प्रधान रूप से इन गुणों से वायु को हम जान सकते हैं। कर्म में भी इन्हीं गुणों के वजह से विकृति या प्रकृति दिखाई पड़ता है। तो इसके वजह से यहाँ पे वायु के बारे में इन गुणों का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो कई आचार्य ये भी बताते हैं कि शीत गुण बताया वायु के बारे में, तो ये दिखाई पड़ता है कि वायु अनुष्ण शीत है। केवल शीत क्यों बताया, तो ये अनुष्ण शीत क्यों है, ये अनुष्ण शीत होने का कारण है। जब वायु केवल वायु रहता है तब ये शीत ही रहता है, लेकिन जब ये वायु अन्य दोषों के साथ मिल जाता है या संयोग होता है, तभी उसमें या उष्ण या शीत गुणों का प्रबलता दिखाई पड़ता है। इसका एक्सप्लेनेशन हम चरक के चिकित्सा स्थान 3 अध्याय यानी ज्वर चिकित्सा के अध्याय में देख सकते हैं। वहां पे बताते हैं
वहां पे बताते हैं योगवाही परम वायु संयोगाद उभयार्थकृत दहाकृत तेजसा युक्तः शीतकृत सोम संश्रयात। तो ये ऐसे बताते हैं ये वायु जो है ये योगवाही गुण से प्रधान है। जब ये वायु पित्त के संयोग होता है तब ये उष्ण हो जाता है, और जब ये वायु कफ के साथ संयोग होता है तब ये शीत हो जाता है। तो इस वजह से योगवाही गुण होने के वजह से वायु को हम अनुष्ण शीत ऐसे ही गुण से कई सारे विद्वान मानते हैं, लेकिन केवल वायु जब हम उसकी गणना करते हैं तो वहां पे शीत गुण से ही इसको प्रधान मानना ठीक रहेगा। आगे बताते हैं पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। आगे पित्त के बारे में बताते हुए उसके लक्षण बताते हैं सस्नेहम तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। ये जो पित्त है ये सस्नेह है। सस्नेह ऐसा शब्द क्यों प्रयोग किया, इसमें थोड़ा विशेषता है। स शब्द से, सस्नेह शब्द से ईशत ऐसे जानना आवश्यक है। टीका में बताते हैं सस्नेह इति ईशत स्निग्धा। ये कफ के जैसे अति स्निग्ध भी नहीं है या वात के जैसे रुक्ष भी नहीं है। ये जो पित्त है सस्नेह है यानी ईशत स्नेह है ऐसे बताते हुए आगे बताते हैं तीक्ष्ण है, उष्ण है, लघु है, विस्र है, सर है, द्रव है। यह सरादि गुण होने के वजह से ये मलादि को श्रंसन करता है। बाकी गुण हम उसके शब्द से ही जान सकते हैं। लेकिन आगे कफ के बारे में बताते हुए स्निग्धः शीतो गुरुर्मन्दः श्लक्षणो मृत्स्न सिरः कपाः। तो कफ को बताते हुए स्निग्ध बताया। पहला शब्द जो है ये विरुद्ध शब्द है, वायु का विरुद्ध अति विरुद्ध स्निग्ध है, और मध्यमतः विरोध करने वाला पित्त है वो सस्निग्ध है। रूक्षः ईशत स्निग्धः स्निग्धः। ऐसे तरतम भाव से भी दोषों को गुण से हम जान सकते हैं। संसर्ग सन्निपातश्च तद्वित्रिक्षयकोपताः। तो ये संसर्ग और सन्निपात से दोषों के क्षय या वृद्धि देख सकते हैं। दो दोषों का संयोग होने से यहाँ पे या वृद्धि देख सकते हैं या तो क्षय भी देख सकते हैं। इतना आज के लेक्चर में हम जान लेंगे, और आगे के जो भी समझना है वो कल के लेक्चर में हम आगे जाएंगे और आगे पढ़ेंगे। जो भी कमेंट्स हैं उसको मैं जितना हो सके उतना कमेंट में ही उत्तर देने का प्रयास करूंगा, ताकि आगे के लेक्चर में उस प्रश्नों के समाधान के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम आगे पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे बताते हुए आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अनेन भावी यत् पुण्यम तदाप्नोतु गुरुर्मम। धन्यवाद।